क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस यस, आइए, बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। बैठिए बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर। आपका नाम सुनील? यस सुनील, कुछ बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम सुनील है। मैं राजस्थान के पाली जिले का निवासी हूँ। मैंने उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा स्थानीय स्तर पर ग्रहण की है और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से स्नातक। अजमेर वाला, रोहतक वाला? अजमेर सर। अजमेर, ठीक है। और वर्तमान में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। सिर्फ ग्रेजुएशन किया आपने? यस सर। बीए? यस सर। क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? सर हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, और यूपीएससी में क्या विषय रखा आपने? हिस्ट्री। हिस्ट्री रखा। अभी आपकी उम्र कितनी है? सर 24। 24। और ये अटेम्प्ट कौन सा है? सर तीसरा। तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन कहाँ अटका, मतलब मामला? सर पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था और सेकंड में इंटरव्यू। इंटरव्यू दिया आपने पिछली Yes. बार? कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में? सर 165। 165 तो ठीक अंक हैं। यस। तो क्या आप चाहते हैं कि हम वही वाला फिर से रिपीट कर दें या बात करें आपसे ज़्यादा? यस सर, सुधार की गुंजाइश है मेरे हिसाब से, तो आगे बात की कम हो गए तो? सर मैं कोशिश करूंगा कि कम ना हो। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? यस सर। चलिए, तो आपसे बातचीत शुरू करते हैं। ये बताइए सुनील, आपने हॉबी लिखी है इनोवेटिव फार्मिंग। मुझे इसका मतलब समझाइए कि क्या है ये और आप कैसे करते हैं राजस्थान में इसको? सर इनोवेटिव फार्मिंग का अर्थ है तकनीकी का आवश्यकता और समस्या के अनुरूप मॉडिफिकेशन करना ताकि संसाधनों का अधिकतम और दक्षतम उपयोग हो सके। इसके अंतर्गत जिसका आपने किताबी भाषा में जवाब मत दीजिए, एकदम सिंपल भाषा में बताइए हमें ना। अब डरिए मत, याद किया वो आंसर मत सुनाइए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताइए, ठीक है? हाँ डेफिनेटली। इसका एक आयाम है फसल की उपज में वृद्धि करना, परंतु यह इससे बढ़कर अवधारणा है। इसमें बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों को शामिल किया जाता है। जैसे कृषि में हम किस प्रकार वित्तीय व्यवस्था को सुधार सकते हैं, कृषि को हम किस प्रकार उद्योग के रूप में विकसित कर सकते हैं, कृषि में मृदा उर्वरक इत्यादि में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, प्रसंस्करण को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं, सभी आयामों को शामिल किया जाता है। इसमें हालिया रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट की बात करें तो विभिन्न स्टार्टअप्स इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जैसे क्रॉपलिन जो बेंगलुरु आधारित एक स्टार्टअप है, यह मल्टीनेशनल कंपनीज है। जैसे मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप वो उत्तर मत सुनाइए जो भी याद करके आए, हमें वो चाहिए ही नहीं। एकदम सिंपल बात करेंगे, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या इनोवेटिव फार्मिंग करते हैं ये बताइए। सर मैं इसमें एग्रीवोल्टाइक प्रणाली पर कार्य कर रहा हूँ, जिसमें कृषि के साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मृदा सौरीकरण यानी कि खेत में प्लास्टिक की परत बिछाई जाती है ताकि गर्मियों के महीनों में तापमान में वृद्धि हो जाए और उसमें कीटाणु मर जाए। इसके अलावा बीजों को संरक्षित करने के लिए जो स्थानीय स्तर पर विधियाँ प्रचलित है, जिसमें नीम, तुलसी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। साथ ही नर्सरी के क्षेत्र में भी उस पर कार्य कब करते हैं? आप तो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, वैसे सारे इंटरव्यू दिए, सल फिर इंटरव्यू देना, तो बीच में पढ़ाई की होगी प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो खेती कब की आपने इस बीच में? यस सर, डेफिनेटली मैं अपनी माताजी को कृषि कार्य में सहयोग करता हूँ और जितना भी मुझे समय मिल पाता है इस दौरान मैं कृषि कार्य में भी संलग्न रहता हूँ। अच्छा, चलिए, इतिहास आपका विषय है, मुझे बताइए कि मानवता के इतिहास में इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग सबसे महत्वपूर्ण 5 घटनाएं कौन सी हैं? सर इतिहास में प्रत्येक घटना का अपना महत्व होता है। देखो अगर आपसे बार बार कह रहा हूँ, सिंपल जो बात पूछ रहे हैं ना वो बताइए, आप हमें आराम से बताइए। 5 घटनाएं तो नहीं, 5 घटनाएं, 1 2 3 4 5 ऐसे बताइए। सर पहली घटना मैं आग का आविष्कार मानूंगा। आग का, ठीक है। यस सर। दूसरी घटना पहिए का आविष्कार। ठीक है। तीसरी मनुष्य द्वारा कृषि कार्य आरंभ किया जाना। चौथी घटना तृतीय नगरीकरण। तृतीय नगरीकरण, ठीक है। यस सर। और 5वीं घटना में भारत की स्वतंत्रता। मानवता के इतिहास में भारत की स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण है? यस सर। अमेरिका इंग्लैंड किसी की नहीं, अमेरिका की नहीं, फ्रांस की नहीं? सर मेरे विचार से भारत की स्वतंत्रता। देश प्रेम जाग उठा आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सर आप पूछिए। सुनील। यस सर। निर्यात और आयात भारत के दोनों ही निरंतर गिर रहे हैं। एक तो ये बताएं क्यों गिर रहे हैं? लगातार 7वें महीने के आंकड़े आए हैं, क्या दिक्कतें हैं? दूसरी चीज़ ये है कि व्यापारियों की शिकायत है कि भारत सरकार का जो कार्यक्रम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम,
उसको लेकर उत्पादक और निर्यातक बड़े संशय में है। सरकार उसमें नीतिगत स्पष्टता नहीं ला रही है। उसके पीछे क्या कारण है? सर, निर्यात घटने के अंतर्राष्ट्रीय कारणों में संरक्षणवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिति में हलचल, ये इसके मुख्य कारण है। वहीं आंतरिक कारणों में जीएसटी कानून के तहत अभी भी जो रिफंड है वो निर्यातकों को शीघ्र नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर अभी भी हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसकी लागत अभी भी बहुत है, जो 15 से 20% तक है। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसके कारण हमारा निर्यात कम हुआ है। जहाँ तक सर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS का सवाल था, इस पर जो व्यापारियों की शिकायत है वह यह है कि इसके तहत भी जो पहले प्रावधान किए गए थे इस स्कीम से पहले, उनके बेनिफिट निर्यातकों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सब कारण पहले उपस्थित नहीं थे, क्योंकि निर्यात पिछले वर्ष तो $330 बिलियन का हुआ। अब अभी तक 10 महीनों में तो 265 बिलियन का ही है। लगता नहीं कि अगले बचे हुए 2 महीने में ये 330 का आंकड़ा छू पाएगा। यही बता दीजिए कि पिछले वर्ष निर्यात इतना ज़्यादा क्यों हो गया? सर, इसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और वहाँ पर संरक्षणवाद की उपस्थिति न होना एक प्रमुख कारण था। साथ ही भारत में इसमें जो डिमांड है उसका भी एक योगदान, एक कारक के रूप में भूमिका रही है। जीएसटी तो पिछले वर्ष भी था, तो जीएसटी के होते हुए भी वो एक नई ऊंचाई पे पहुंच गया था, और उसी जीएसटी के होने की वजह से वो नीचे आ रहा है। तो ये व्याख्या तो वैज्ञानिक नहीं नज़र आ रही है। सर, इसमें अभी भी जो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर है वो काफ़ी कमियां हैं। इस कारण पिछले 4-5 वर्षों में कृषक बहुत परेशान चल रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, लगभग भारत के सभी इलाकों के किसान सरकार से शिकायतें कर रहे हैं। कभी उनके पास यूरिया नहीं होता, कभी सिंचाई का इंतजाम नहीं होता, कभी उनकी फसल बिकती नहीं है, कभी ऋण नहीं मिलता। क्या रुख है भारत सरकार का? वो क्या चाहती है कि क्या किसान किसानी का कार्य छोड़ दें? सर, मेरे विचार में इन सभी समस्याओं की मूल जड़ हमारे बेसिक्स कमज़ोर होना है। सरकार इस समय हमारे बेसिक्स को मजबूत करने पर बल दे रही है, चाहे वह जल संसाधन उपलब्ध कराना हो, कृषि में औपचारिक वित्तीयन KCC नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराना हो, उर्वरक, इस क्षेत्र में उर्वरक और खाद की उपलब्धता हो। इसलिए हाल ही में कीटनाशक बिल और सीड्स बिल भी लोकसभा में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही लैब टू लैंड तक जो ज्ञान का हस्तांतरण है, जिसे एक्सटेंशन सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, उस पर कार्य किया जा रहा है, और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र लगभग देश के हर जिले में अब खोले गए हैं। अब क्यों खोले गए हैं? ये सब तो 60 के दशक में उठाए गए कदम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नाबार्ड 1982 में बना, कृषि विज्ञान केंद्र 1965 से खुल रहे हैं। नया क्या है इसमें? सर, पहला तो यह है कि इनमें सभी स्तरों तक इनकी पहुंच नहीं थी। वर्तमान में इनकी पहुंच को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ नए कदम भी उठाए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इसके अलावा कृषि में वित्तीयन को और बढ़ावा देने के लिए किसानों के असंतोष के क्या कारण है? उनका क्या तर्क है? क्यों दुखी है? सर, इन समस्याओं का कारण है औपचारिक ऋण तक पहुंच न हो पाना, साथ ही उनकी उपज का उन्हें उचित मूल्य न मिल पाना। मेरे विचार से ये दो मुख्य इस समस्या बार हैं। सरकार अपने बजटीय घाटे को, राजकोषीय घाटे को लक्ष्य के अनुसार रोकने में विफल होती नजर आ रही है। लक्ष्य था कि FD को, फिस्कल डेफिसिट को 3.3 करेंगे, लेकिन संशोधित अनुमान 3.8 हो गया है। क्या कारण है? सरकार अपने घाटे पर काबू क्यों नहीं पा रही है? सर, वर्तमान में मांग में कमी को देखते हुए सरकार द्वारा अधिक खर्च करने की नीति पर बल दिया जा रहा है, ताकि मांग में वृद्धि हो, और इस कारण फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा हुआ है। किस तरह के खर्चे सरकार ने बढ़ाए हैं? सर, इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों खर्चों पर बल दिया जा रहा है। अच्छा, बेरोजगारी अपने ऐतिहासिक शिखर ऊंचाई पे है, इसके क्या कारण? सर, बेरोजगारी के हालिया वर्षों में उच्च स्तर पर बढ़ने के कारण है नागरिकों की आय में पर्याप्त वृद्धि न हो पाना, जैसा कि PLFS और हाल ही में एक नए सर्वे में भी इसका खुलासा हुआ है। साथ ही नागरिकों की आय नहीं बढ़ी है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई है। यस सर, वो कैसे? इसका एक लिंकेज ऐसे है, क्योंकि व्यक्तियों के पास खर्च करने के लिए अधिक राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है और कंपनियों द्वारा छटाई पर अधिक बल दिया जा रहा है। साथ ही हमारे पास बचत और निवेश इन स्तरों में कमी है,
इसके कारण भी प्रोडक्शन कम हो रहा है। बचत भी कम हो गया, निवेश भी कम हो गया, जो जिनकी नौकरी थी उनकी भी छंटनी हो रही है। तो सरकार की नीति तो बहुत कमज़ोर दिख रही है। सर, अर्थव्यवस्था में समस्याएं निश्चित रूप से मौजूद है, लेकिन सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में सुधार हेतु। ठीक है, धन्यवाद। सुनील, ग्रेजुएशन में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक साथ रहा था? यस सर। एक साथ पढ़ाए जाते हैं राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में ये दोनों सब्जेक्ट? यस सर। अच्छा, दोनों विषय में अंतर क्या है? सर, राजनीति विज्ञान का मुख्य क्षेत्र शासन के कार्यों के संचालन से है, वहीं लोक प्रशासन उस वैध सत्ता द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को लागू करने की गतिविधि है। मतलब राजनीति विज्ञान सिद्धांत है, लोक प्रशासन व्यवहार है, ये कहना चाहते हैं? सर, ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान पूर्णतः सिद्धांत है। राजनीति विज्ञान एक व्यापक विषय है जिसमें प्रारंभ में लोक प्रशासन को भी शामिल किया जाता था, किंतु वर्तमान में इसे एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है। अच्छा, लोक प्रशासन का आपने अध्ययन किया है, तो अगर आपका चयन हो जाता है लोक सेवाओं के लिए, आपके ये विषय का अध्ययन किस प्रकार आपको व्यवहार में सहायता करेगा अच्छा प्रशासक बनने में? सर, लोक प्रशासन से मुझे सीखने को मिला कि भारतीय प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय प्रशासन में किन किन कमियों की वर्तमान में मौजूदगी है और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। जैसे कि भारतीय प्रशासन में अभी भी उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेप, अति केंद्रीकरण, सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ का अंतर और उस पर वाद विवाद, कुछ नए प्रयोग जैसे लेटरल एंट्री इत्यादि पर क्या रुख है, इनसे किस प्रकार। लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है भारत में? मूल कौन सा देश है जो इसको काफ़ी ज़्यादा पालन करता है? सर, मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका में लूट सिस्टम है, जिसमें लूट सिस्टम है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी मात्रा कम हुई है, जहां उच्च स्तरीय राजनेताओं द्वारा भर्ती की जाती है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी, ऐसा माना, जो स्पॉइल सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसी को लेकर के उसके बाद वहाँ लोक सेवा आयोग मेरिट सिस्टम आता है। कौन थे वो राष्ट्रपति? गोली मार दी गई थी उन्हें। सर, मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये जो लेटरल एंट्री आय की व्यवस्था भारत में अभी प्रायोगिक तौर पर आ रही है, तो इसमें समस्याएं कहाँ कहाँ उत्पन्न होंगी, मतलब खतरे क्या हैं इसके? सर, इसमें लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप का बढ़ना एक समस्या उत्पन्न करता है। साथ ही इस स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था के बारे में अभी भी अस्पष्टता है। साथ ही किन आधारों पर और किन मानकों पर चयन किया जाएगा, किस संस्था द्वारा चयन किया जाएगा, उनकी अवधि, साथ ही परंपरागत लोक सेवा के साथ उनके संघर्ष इत्यादि मुद्दों पर विभेद है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये हमारी ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से चेंज करने में सफल होगा? आपकी राय क्या होगी इस पर, लेटरल एंट्री? सर, मेरे विचार से यह एक सकारात्मक और प्रभावकारी कदम है। यद्यपि इसके कुछ नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं यदि हम आवश्यक विनियमन न करें, लेकिन सरकार द्वारा इसमें आवश्यक विनियम भी बनाए गए हैं और साथ ही चूँकि प्रायोगिक तौर पर ही इसे लागू किया जा रहा है अभी, और केवल उच्च स्तर पर जिसमें संयुक्त सचिव स्तर पर अभी नियुक्ति की जा रही है, तो सर इसमें नवाचारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही विकास प्रशासन को भी गति मिलेगी। अच्छा सुनील, मान लीजिए आपको किसी ज़िले में जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है और आपको बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से बताना है, किताबी बात नहीं, कि आप अपने ज़िले में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक जिलाधिकारी के रूप में क्या करेंगे? सर, मेरी प्राथमिक कोशिश कार्य संस्कृति में सुधार की होगी। दूसरा, लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है उसे कम करने की होगी। व्यवहारिक करके बताएं, कार्य संस्कृति में क्या सुधार? सर, कार्य संस्कृति में हम अधिकारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों को बढ़ा सकते हैं। यद्यपि अनौपचारिकता एक सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन परस्पर विश्वास हमारे इस दिशा में कार्य करने में मदद कर सकता है। साथ ही डिजिटलाइजेशन, उस पर हम बल दे सकते हैं। मतलब डिजिटलाइजेशन, वही मैं जानना चाहता हूँ व्यवहार में कि डिजिटलाइजेशन या तकनीक भ्रष्टाचार को रोकने में किस सीमा तक सहायक होगी? कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा डिजिटलाइजेशन का करप्शन रोकने में? सर, तकनीक के माध्यम से जो भी फाइलों का आदान प्रदान किया जाता है या जनता द्वारा जो भी शिकायत या मांग प्रस्तुत की जाती है, उसका ऑनलाइन निपटारा होने से उसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की संभावना कम रहती है, कार्य शीघ्रता से हो सकता है, साथ ही शिकायत निवारण तंत्र है वो भी मजबूत होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। तो इससे सब्जेक्टिविटी का स्कोप कम हो जाता है। बस एक आखिरी सवाल कि गरीब, अशिक्षित ऐसे व्यक्तियों के लिए तकनीक को हम किस प्रकार उपयोगी बना सकते हैं प्रशासन के संदर्भ में?
जो ईमेल नहीं कर सकते हैं, जो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को? सर, इसमें हम तकनीक में नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, साथ ही तकनीक को स्थानीय भाषा में किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो अशिक्षित लोग हैं उनमें प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन पर कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा अलग से हम एक डेस्क बना सकते हैं जिसके द्वारा वो मदद ले सकते हैं। सुनील, यस। आप पिक्चरें देखते हैं? ज़्यादा नहीं। बॉलीवुड नहीं देखते? बिल्कुल नहीं देखते बॉलीवुड? ज़्यादा नहीं देखता हूँ, कभी कभार अगर टाइम मिल जाता है। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि कुछ पिक्चरें जब आई थी तो राजस्थान के समाज से बहुत मुद्दे उठे थे। जैसे पद्मावत आई थी तो एक समुदाय खुश नहीं था, फिर अभी वापस से तानाजी आई थी तो एक दूसरा समुदाय आक्रोश में आ गया था। तो क्यों इतनी संवेदनशील है हमारे राजस्थान का समाज कि वो पिक्चरों को पचा नहीं पाता है जिस तरीके से क्रिएटिवली उन्हें रखा जाए? मैडम, इस विषय में दो पहलू है। पहला, फिल्म निर्माता का इसमें क्या उद्देश्य है और उसका क्या इंटेंशन रहता है। दूसरा पहलू आता है इसमें, लेकिन ये सारे जो जाहिर किए थे उन्होंने दिक्कतें, वो पिक्चर देखने से पहले ही आक्रोश में आ गए थे। हालांकि जब उन्होंने देखी है पद्मावत उसके बाद वो थोड़े शांत हुए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मेरे विचार से यह पूरे समाज का प्रतिबिंब नहीं है, यह एक कुछ विशिष्ट वर्ग का और उसमें भी कुछ लोगों का एक आक्रोश हो सकता है। यह पूरे समाज का नहीं है। ठीक है, एक बार एक समुदाय करता है, अगली बार दूसरा समुदाय करता है, तो काफ़ी कुछ तो समाज ही दिखा रहा है। मैडम, इसमें एक समस्या यह है कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, अतः इसमें पूर्ण रूप से तथ्यात्मकता का समावेश नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का, हर संस्था का एक अलग इंटेंशन होता है, अलग डायमेंशन होता है सोचने का। तो लोगों के बीच इस कम्युनिकेशन जो गैप है वो फिल नहीं हो पा रहा है। इस कारण वो इसे अपने परंपरा और रीति पर स्थापित कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम बजरी की जगह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एम सैंड यूज़ करेंगे। तो क्या है एम सैंड और बजरी क्यों नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं? मैडम, इसमें बजरी यूज़ न करने का उद्देश्य पर्यावरण को हो रही क्षति मुख्यतः। बजरी यूज़ करने से कैसे पर्यावरण को क्षति होती है? मैडम, इसके लिए नदियों से इसका खनन किया जाता है मुख्यतः, और नदियों के खनन से नदियों की जो तलहटी है वो इसके कारण। राजस्थान में तो इतनी कोई नदियाँ भी नहीं है जिसकी वजह से राजस्थान सरकार इतनी चिंता में रहे कि वो सब्स्टिट्यूट कर दे एम सैंड। मैडम, ऑब्वियसली इतनी नहीं है राजस्थान में नदियाँ, लेकिन जो भी है वो इस समस्या से ग्रस्त है, चाहे वह लूनी नदी हो या पश्चिमी भारत की और अन्य नदियाँ। इस कारण से इस पर बल दिया जा रहा है। दूसरा कारण, इसका अवैध खनन जो अधिक मात्रा में हो रहा था, इस पर भी रोक लगाने का एक लक्ष्य रहा है। और जहाँ एम सैंड, इसमें पत्थरों की पिसाई करके उनको बारीक चूर्ण बनाया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। और ये पत्थर कहाँ से लेते हैं? ये खदानों से प्राप्त होते हैं। तो वो भी खनन होगा? मैडम, इसमें अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, जैसे लीजिंग वगैरह, परंतु वहीं बजरी खनन में इस पर रोक लगाने में अधिक समस्या पर उत्पन्न हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार राज्य सरकारों को बोल रहा है कि अरावली में अवैध खनन हो रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पत्थरों वहाँ से भी लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। पर सरकार इसकी तरफ बिल्कुल सीरियस नहीं दिख रही है। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और राज्य सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैडम, इसमें राजस्थान सरकार का रूप थोड़ा ढीला ढाला रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ तीखी टिप्पणियां भी की गई है, परंतु उसी टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में अब सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही जितने क्षेत्र में खदानों का आवंटन किया गया था और जिस एरिया का किया गया था, उसी क्षेत्र में खुदाई का कार्य हो और आसपास के क्षेत्र उसमें प्रभावित न हो और वहाँ से अवैध खनन हो, इस पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। सुनील, आप पाली से आते हैं। यस। पाली इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सिटी। यस। क्यों? सर, पाली में वस्त्र उद्योग, मेहंदी उद्योग, पर्यटन उद्योग, कृषि उपकरण निर्माण उद्योग प्रमुखतया से है। पाली में राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट टेक्सटाइल मिल भी है।
यस सर, दैट्स उमेद मिल। महाराजा श्री उमेद मिल। यस अच्छा, मुझे बताइए कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वहाँ पे डेवलप होने के पीछे क्या क्या कारक थे? सर, इसका कारण था पाली की सेंट्रलाइज स्थिति, जिसके कारण चारों ओर से माल का अंतर प्रवाह होता था, सस्ते श्रम की उपलब्धता, साथ ही कल्चर के हिसाब से वहाँ वस्त्रों की डिमांड भी थी। अतः सप्लाई और डिमांड दोनों कारक उपस्थित थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि रायसीना डायलॉग का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है रायसीना डायलॉग? सर, यह भारत का एक प्रीमियर विदेश नीति सम्मेलन है जो ट्रैक 1.5 का उदाहरण है, जिसमें राजनेताओं के ट्रैक 1.5 का मतलब क्या है यहाँ पे? सर, ट्रैक 1.5 का मतलब है इसमें नेताओं के साथ या हमारे जो कार्यकारी है उनके साथ नागरिक समाज की भी हिस्सेदारी होती है। आप ये कह रहे हैं कि यूज ऑफ ऑफिशियल इन इनफॉर्मल वेज, ऑफिशियल प्लस नागरिक समाज दोनों का। मुझे बताइए रायसीना डायलॉग 2+2 डायलॉग से कैसे डिफरेंट है? सर, 2+2 डायलॉग में दो विभागों का साथ में सम्मेलन आयोजित होता है। सामान्य देश में रक्षा विभाग और विदेश कोई भी दो विभाग हो सकते हैं कि केवल विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के ही मिनिस्टर्स होने चाहिए? सर, इसमें सामान्यतः रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के होते हैं। कुछ मामलों में इसमें अन्य विभाग भी शामिल हो सकते हैं और यह भी मंत्री स्तर या सचिव स्तर पर अलग अलग रूप से आयोजित हो सकती है। ये भारत और यूएसए के संबंध में ज़्यादातर न्यूज़ में रहा है। यस। किसी और दो देशों के बीच में बता सकते हैं जहाँ पर 2+2 डायलॉग अभी हुआ हो? सर, इसमें भारत और जापान, साथ ही सचिव स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये हो रहा है। अच्छा, मैं आपको दो ग्रुपिंग्स के नाम बता रहा हूँ जो भारतीय विदेश नीति का एक मेन पॉइंट है। एक है इंडिया, चाइना, रसिया, और एक ग्रुपिंग है इंडिया, अमेरिका और जापान। अगर आपको पास केवल एक ऑप्शन हो आज के हिसाब से तो आप किस ग्रुपिंग को फेवर करेंगे? सर, अगर केवल एक ही ऑप्शन है तो मैं भारत, अमेरिका और जापान ग्रुपिंग को वरीयता दूंगा। कारण उसके पीछे? सर, इसका कारण है हमारी अर्थव्यवस्था का इन दोनों देशों से अपेक्षाकृत अधिक साम्यता रखना, चाहे वह पूंजीवादी दृष्टिकोण से हो, रक्षा क्षेत्र में हो। और उस संबंध में इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी का के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? यस सर, डेफिनेटली नेबरहुड पॉलिसी हमारे तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया आज के संदर्भ में। सर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आवश्यक है, लेकिन चूंकि दोनों में से किसी एक का ही चयन करना है तो अवसर लागत के रूप में हमें एक को ही चुनना पड़ेगा। ठीक है। सुनील यार, ये बताओ कि इतिहास में हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है ना? क्यों नहीं पढ़ी गई है? उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर, ऐसा माना गया है कि सिंधु लिपि चित्रात्मक लिपि है, तो उसमें शब्दों को चित्रों, जो अपनी बातें थी उनको चित्रों के माध्यम से प्रकट किया जाता था। तो इस कारण से अभी उसमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है। यद्यपि कुछ इसमें प्रगति भी हुई है, जैसे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह सामान्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी और यह एक वस्त्रोफेदान प्रकार की थी, जिसमें कि एक लाइन के पश्चात वहीं से वापस शुरू किया जाता था। ऐसे यस। फिर ऐसे यस। ऐसी कोई और लिपि भी है इस समय? सर, मुझे वस्त्रोफेदान प्रकार की लिपि याद नहीं आ रही है, लेकिन चित्रात्मक प्रकार की लिपि में प्राचीन काल में चीन और जापान में भी इस प्रकार की लिपि प्रयुक्त होती थी। E.H. कार का नाम जानते हैं? यस। E.H. कार नाम जानते हैं इनका? यस सर, हाँ, मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा था। लेकिन इनकी एक पुस्तक है इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। उसमें E.H. कार ने जो बताया उसका सार ये है कि हिस्ट्री और फिक्शन में कोई खास अंतर है नहीं। हिस्ट्री इज टू सब्जेक्टिव टू बी कॉल्ड एज हिस्ट्री। यानी इतिहास इतना आत्मनिष्ठ है कि उसको इतिहास नहीं कहना चाहिए, उसको गप कहना चाहिए। सोच कर बताइए कि क्या मतलब हो सकता है इस बात का, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को? सर, इस कथन को हम विचारधारात्मक आधारित इतिहास लेखन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है, अतः वह किसी भी घटना को अपने संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में E.H. कार का यह कथन प्रासंगिक है, परंतु मेरे विचार से यह कथन इतिहास को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति प्रदान नहीं करता है। इतिहास साक्ष्यों का और विचारधाराओं का दोनों का संगम है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे T.S. इलियट ने कहा कि इतिहास वर्तमान को प्रभावित करे, ये तो है ही, किंतु उससे ज़्यादा वर्तमान इतिहास को प्रभावित करता है। कैसे करता होगा?
सर, वर्तमान द्वारा इतिहास को प्रभावित करने का अर्थ है इतिहास का पुनर्लेखन जिसमें विचारधारा का समावेशन अधिक हो। किसी भी घटना को देखने के डायमेंशंस प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग होते हैं और इसी संदर्भ में इस कथन को लिया जाता है। आपकी शादी हो गई? नो सर। अभी नहीं हुई? तो ये बताओ कि जब आप शादी के लिए देखेंगे अपने वुड बी स्पाउस को, तो कौन सी 5 क्वालिटीज सबसे ऊपर ढूंढेंगे उसमें, और किस क्रम में? नंबर 1 पे क्या, नंबर 2 पे क्या? सर, मेरे विचार से मैं एक ही गुण को ढूंढना चाहूँगा, दैट्स इट, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी। आप सिविल सेवक को ढूंढ रहे हैं, स्पाउस को ढूंढ रहे हैं? सर, मेरे विचार से इंटेग्रिटी केवल लोक सेवा में नहीं, आम जनजीवन से संबंधित है। इंटेग्रिटी यानी कि सभी गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। तो मेरी होने वाली पत्नी अगर सभी गुणों में सामंजस्य स्थापित कर सकती है तो वो मेरी लाइफ में और साथ ही जो प्रशासन के कार्य है उनमें न केवल मेरी मदद कर सकती है, बल्कि अगर मैं इस तरफ डाइवर्ट ज़्यादा भी होता हूँ तो भी दोनों के बीच संतुलन बनाए रख सकती है। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि वो बेरोजगार ही होगी, वो खुद सिविल सर्वेंट नहीं होगी? नो सर, अगर सिविल सर्वेंट होती भी है तो भी मैं इसी। अच्छा, मान लो 10 विकल्प हैं आपके पास, 10 प्रस्ताव हैं, 10 के 10 में इंटेग्रिटी बराबर है, अब बताओ आप क्या चुनोगे? सर, मैं उसमें संतुलन बनाए रखने का, जो अगर जिसे कुछ सुंदरता नहीं देखेंगे एकदम? सर, सुंदरता मेरे विचार से केवल शारीरिक न होकर बौद्धिक भावनात्मक रूप से भी होती है। हाँ, तो जो भी होती है देखेंगे या नहीं देखेंगे? यस सर। और क्या देखेंगे? 2 बातें हो गई, अब चलिए 5 बातें मैंने पूछी थी आपसे। तीसरा सर, उसमें अपने परिवार को साथ लेने का गुण, किस प्रकार से वो सभी को साथ लेकर चल सकती है। चौथा, अवेयरनेस, वह स्वयं के प्रति या स्वयं के साथ हो सकने वाली कुछ भी अप्रिय घटनाओं के प्रति कितनी अवेयर रह पाती है। और 5वां गुण, एडेप्शन एबिलिटी, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल सके। पहले, तीसरे और 5वें में क्या अंतर है? पहले की व्याख्या भी वही की है अपने, तीसरे की भी, 5वें की भी। मतलब बेसिकली आप चाह रहे हैं ऐसा स्पाउस जो खुद को ढाल सके परिवार के साथ, सिस्टम के साथ, आपके साथ। यस। और आपकी सिविल सेवा के साथ भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनील, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे हमसे? नो सर। ठीक है, धन्यवाद, जा सकते हैं फिर आप। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। बैठिए। आपका इंटरव्यू पूरा हो चुका है, ठीक है? अब ठीक से बात करो हमारे साथ। कैसा लगा इंटरव्यू? सर, मेरे विचार से औसत से कम। ये जो है ना, हर बात में मेरे विचार से, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। जब मैं आपसे आपका विचार पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मेरे विचार से, तो ये रिपीटेशन हो गया ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हो? जैसे आज कर रहे थे वैसे ही है, कुछ अलग स्टाइल होता है वहाँ पर? नो सर। वैसे ही एकदम वही स्टाइल है आपका? देखो सुनो, आपकी एंट्री बहुत शानदार है, ड्रेसिंग बहुत शानदार है, परफेक्ट। यही पहनोगे वहाँ पर? यस। एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत मन करे थोड़ा बहुत कलाकारी करने का कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमें ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। आपका जो इंट्रोडक्शन था वो भी ठीक था, ठीक है। आपके जो चिंतन है और कल्पना शक्ति है वो शानदार है। हमने आपको फंसाने वाले बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन जनरली आपने मैनेज कर लिया। स्पाउस वाले में थोड़ा घबरा गए, आपको लगा कैसे बचूंगा, तो आपने काम चलाया कि एक से ही काम चला रहा हूँ, इंटीग्रिटी से। ऐसे थोड़ा ना होता है। सुंदरता जब मैंने कहा ज़बरदस्ती, तब जाके आपने कहा कि हाँ मैं इस बात पे ध्यान दूंगा, जबकि देंगे उसी पे ध्यान सबसे पहले। लेकिन इतना नकली उत्तर क्यों दे रहे हो भाई? सहज उत्तर दो, असली उत्तर दो। इंटीग्रिटी ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 1 पे वही रखिए बेशक, लेकिन कुछ सहजता नाम की चीज़ भी तो होती है कि इंटीग्रिटी हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, मेरे से उसकी मतलब आइडियोलॉजी मैच करती हो, या कम से कम चिंतन का तरीका मैच करता हो, और हो सके तो उसके अंदर ये क्षमता हो कि मेरे परिवार दोस्तों से उतना घुल मिल सके जैसे मैं उसके परिवार और दोस्तों से घुल मिल सकूं। सब थोड़ा घबरा गया था कुछ इस तरह से, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन का पर्पस देखना होता है कि फ्यूडल एलिमेंट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, आप उससे डर गए बहुत ज़्यादा प्रश्न से, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास बात समझ में आई नहीं।
सिंधु की स्क्रिप्ट भी ठीक आंसर दिया, फिक्शन वाला भी ठीक आंसर है, ईएचकार वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब चल जाएगा। आपकी जो दिक्कतें हम समझ पा रहे हैं बेसिकली वो दो हैं। पहली दिक्कत ये है कि आप बहुत ज़्यादा बुकिश आंसर दे रहे हैं, भाषा बहुत बुकिश है आपकी। भाषा बुकिश कैसे है? अब क्योंकि इंटरव्यू बहुत पास है ना, तो अब हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट सजेशन नहीं देंगे आपको, टू द पॉइंट बात करेंगे। आपको सबसे पहले ये करना है कि अपनी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों को शामिल कीजिए। ओके। आप हिंदी के शब्दों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि वहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स यूपीएससी में होते हैं जनरली वो इंग्लिश वाले होते हैं, वो हिंदी में बस काम चलाते हैं, तो जैसी भाषा आप बोल रहे हैं वैसी भाषा वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सर, मुझे भी लगा थोड़ी जटिल हो रही है भाषा। हाँ, तो सबसे पहली बात अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कीजिए, तनाव मत लीजिए उस चीज़ में। दूसरा, हर बात की शुरुआत में मेरे विचार से यद्यपि, जैसे मैंने सिंपल सा आपसे सवाल पूछा कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 5 घटनाएं कौन सी हैं, आपने क्या शुरुआत की? यद्यपि इतिहास की हर घटना महत्वपूर्ण होती है। मैंने कहा यार ये सब नहीं सुनना, हमें नंबर बताओ ना, 1 2 3 4 5। मेंबर्स के पास ना फुर्सत है ना धैर्य है, उनकी जो उम्र होती है ना वो धैर्य चुक चुका होता है एकदम। यस। उसमें अगर आप हर बात पे भूमिकाएं बनाएंगे ना वो परेशान हो जाते हैं। कोई भूमिका नहीं, जो प्रश्न पूछा सीधे उसका आंसर दो, और जो शुरुआती वो जो स्टेटमेंट्स आती है ना जिनको इंट्रोडक्शन कहते हैं उससे बचिए। और हो सके तो जो पॉजेज हैं आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में, बोलते हुए रुकना पड़ता है बीच बीच में, तो डिपेंड करता है कि आप वहीं रुकें जहाँ रुकना चाहिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपके केस में हमने फील किया कि जो पॉजेज हैं वो एक अर्थ के अनुसार नहीं आ रहे, वो एक रिदम में आ रहे हैं। जैसे हर 4-5 शब्द के बाद पॉज आ जाएगा जहाँ शायद नहीं भी आना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये नेचुरल फ्लो आपका हो चुका है तब तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कोशिश करके मतलब औपचारिक संप्रेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ऐसा हो रहा है, तो मेरी सलाह ये है जैसे दोस्तों से बात करते हैं वैसे यहाँ बात कीजिए। ठीक है, तो 3 सुझाव हैं बेसिकली। पहला, आपको बुकिश बात नहीं करनी है, भूमिका दे के आंसर नहीं देने हैं, सीधे आंसर देने हैं। अंग्रेजी के शब्दों का यथासंभव प्रयोग करना है, ठूंसना नहीं है, पर जहाँ जहाँ सहज रूप में है उसको ले आइए। और चौथी बात, अगर हो सके तो वाक्य के प्रवाह में जहाँ जहाँ रुकते हैं बीच में, अगर वो नकली है तो उसे छोड़ दीजिए, अगर वो स्वाभाविक हो चुका है तो फिर ध्यान मत दीजिए इस सुझाव पे, फिर चलने दीजिए। ठीक है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मतलब पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आपके आंसर बड़े अच्छे हैं, उसकी डिलीवरी जो है उसमें दिक्कत है। सर एक्चुअली जो रीज़न है क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, तो उस हिसाब से थोड़ा कभी ऐसे ही हो रहा बोलना है, इतना एक्सपोजर नहीं मिला। वैसे क्या बोलते इंटरव्यू में? यस। क्या बोलोगे एक्सपोजर को हिंदी में बताओ? ये सब मैं भी कोशिश कर रहा था कि मुझे इंग्लिश के वर्ड आ जाए, लेकिन इंग्लिश के वर्ड यही लाना है, शब्द नहीं, वर्ड। जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही बोलना है। ठीक है, जाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।